मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन न तो मेरी मर्जी से हुई थी और न ही मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, पर उनके कमरे में जब मुझे बिठाकर गए तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह मेरे पति का कमरा है। ये शादी उनके लिए भी तो एक अचानक से किया हुआ फैसला ही था, इसलिए शायद वह मुझे मेरे पति के कमरे में नहीं बल्कि किसी और कमरे में ही बैठा कर गए थे। मैं आस-पास देखकर हैरान हो रही थी कि भला इन सारी चीज़ों का मेरे पति के साथ क्या संबंध है, पर अभी तो मुझे अपनी फ़िक्र थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। अगर मैं किसी पुरुष की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आती तो वह मेरे साथ क्या करता। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी इच्छा से खुशी से शादी करते हैं, फिर भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रखते। यहाँ पर मुझे तो उसके सर पर ज़बरदस्ती छोड़ा गया था, तो फिर क्या हो सकता था। मुझे ये तो पता था कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब अपने पति को देखा तो हैरान रह गई। मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और उसके बाद मुझे ऐसी बात कही कि मैंने फ़ौरन सोच लिया कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी और मुझे इससे तलाक चाहिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरे पति के पास वह है ही नहीं जिसके लिए एक औरत उससे। मेरा नाम नैना है। मैं सुंदर थी, जवान थी, खूबसूरत थी, मुझ में अदाएँ भी थीं और नज़ाकत भी, और मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की भी नहीं थी। मैं अपने बाबूजी की सबसे बड़ी बेटी थी और हमारा घर बेटियों से भरा हुआ था, लेकिन जो गुण और अकल मेरे अंदर थी वह मेरी बाकी बहनों में बिल्कुल भी नहीं थी और कभी भी आ भी नहीं सकती थी। सब कहते थे कि नैना ने कभी अपने माँ बाप को तंग नहीं किया, उनसे कुछ नहीं मांगती है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरी सारी ज़रूरतें खुद ही पूरी हो जाती थीं और इस काम को करने के लिए मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया था। मुझे जो चाहिए होता था वह मेरे कमरे की खिड़की के पास आ जाता था। हमारा घर बहुत पुराना था, इतना पुराना कि ज़मीन के अंदर उतर गया था। सड़क ऊपर हो गई थी और घर अंदर था, और यूं हमारे कमरे की जो खिड़की थी वह ऐसे ठीक सड़क पर थी। वहाँ खड़े होकर आप उसको हाथ लगा सकते थे और मैं इसी कमरे में रहती थी। जो भी मुझे चाहिए होता था मैं खिड़की खोलती थी तो वह बाहर पड़ा होता था। कभी मेरा मोमोज़ खाने का दिल करता तो वह भी मुझे मिल जाते। अब अगर मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता तो वह भी हो जाता था। महंगी चॉकलेटें, बड़े बड़े मोबाइल, अच्छे कपड़े, चूड़ियाँ और गहने, जो कुछ मुझे चाहिए होता था मुझे मिल जाता था। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे हो सकता है। मैंने क्या कोई अलादीन का जिन रखा हुआ था? तो हाँ, बात कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि मैंने एक नहीं 4 जिन रखे हुए थे। मैंने मोहल्ले के 4 लड़कों को पटा रखा था और उनसे मैं अपने काम करवाती थी। अपनी आवाज़ और अपनी शक्ल दिखाकर मैं अपने आप को काश करवा रही थी। उनमें सभी बहुत ज़्यादा अमीर घरों के थे और मेरी एक अदा के पीछे मैं जो भी कहती थी वह मान लेते थे। मेरे पास ये तरीका था कि मैं किसी भी मर्द से अपनी बात मनवा सकती थी। मैं ऐसे प्यार से नाजुक अंदाज में बोलती थी, इतनी क्यूट सी आवाज़ निकालती थी कि अगर मैं कहती कि मुझे चाँद तोड़ के ला दो तो उनमें से कोई न कोई जाकर चाँद भी तोड़ लाता, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे सपनों का राजकुमार नहीं था। मुझे जिससे शादी करनी थी वह इनमें से नहीं था। मैं किसी बहुत अमीर आदमी के सपने देखती थी, यह भी अमीर थे, लेकिन मुझे ऐसे घर में शादी करनी थी जहाँ पर मैं बाहर जाऊँ तो मेरे साथ बॉडीगार्ड जाए, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और मेरी शक्ल ऐसी थी कि मुझे ऐसा घर मिल भी सकता था। मेरी अपनी माँ कहती थी कि हमारी बेटी सुंदर भी है और सुशील भी है, इसीलिए इसे बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये सब बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर है। उनको क्या पता था कि मैं क्या करती थी। मैं सब कुछ बहुत छुपा कर करती थी, किसी को कुछ भी पता नहीं लगने देती थी। मेरी बहानें छोटी थीं, उनको भी इन बातों का पता नहीं था, इसलिए उनको भी शक नहीं होता था। पर मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने उनसे भी एक झूठ बोला था। मैं क्या करती थी? मैं सब कुछ बहुत छुपा कर करती थी, किसी को कुछ भी पता नहीं लगने देती थी। मेरी बहानें छोटी थीं, उनको भी इन बातों का पता नहीं था, इसलिए उनको भी शक नहीं होता था। पर मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने उनसे भी एक झूठ बोला था। मैंने कहा था मेरी एक दोस्त है जो बाहर के मुल्क में होती है, इसलिए वहाँ से वह मेरे लिए चीज़ें भेजती है और महीने के कुछ पैसे भेज देती है। मैंने अपनी एक दोस्त का नाम भी बताया था और रोज़-रोज़ उसका जिक्र करके उनको इस बात पर पूरा यकीन करवा दिया था कि वाकई मेरी कोई दोस्त है जो बाहर के मुल्क में रहती है और पैसे भी भेजती है
उनको भी पता था कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ का कोई भी हो, मर्द या औरत नहीं भेज सकता, क्योंकि कोई इतने यहाँ पर पैसे ही नहीं भरेगा। कोई दोस्ती के नाम पर इतना कहाँ देता है, इसीलिए उनको शक नहीं होता था। पर मेरी शादी की उम्र हो रही थी और मेरी माँ मेरे रिश्ते की बातें छेड़ती थीं, कहती थीं, कोई घर देखना है हमारी नैना के लिए, ये बड़ी है, पहले इसकी शादी करनी है। और मुझे जल्दी कोई ऐसा लड़का अपने वश में करना था जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकती, यानी कि जो मेरा पति होता। और इसके लिए मैंने तलाश करना शुरू कर दिया। मुझे एक बहुत अमीर ख़ानदान की तलाश थी। फिर मुझे एक लड़का भी मिल गया और किसी तरह मैंने उसको मैसेज भी कर दिया। मैसेज पर हमारी बात हुई और पहले मैंने ये कहानी बनाई कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। किसी भी अमीर आदमी का दिल मोह लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे कहो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मजबूर हूँ, तो आपको कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि पैसों की तो उसे कमी होगी नहीं, वह आपकी बातों में आराम से आ जाता है। फिर मैं इतनी सुंदर तो थी कि कोई भी मेरे लिए पागल हो सकता था। मुझे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना था। अगर मुझसे ज़रा सी भी गलती होती तो मेरा पूरा प्लान खराब हो सकता था। और इधर ये जो 4 से 5 लड़कों को मैंने अपनी मोहब्बत का झूठा झंसा दे रखा था, इनको भी मुझे टाइम देना होता था। मेरी माँ कहती थी कि हर वक्त फ़ोन में लगी रहती है, तो मैं कहती थी कि मैं फ़ोन पर ऑनलाइन काम करती हूँ, टाइपिंग करती हूँ ताकि अपने लिए कुछ बना सकूँ, शादी पर आप लोगों का थोड़ा हाथ बटा दूँ। मेरी माँ तो मुझे देखकर ऐसे खुश होती थी कि जैसे मैं कोई लड़की नहीं बल्कि देवी हो। मेरे माँ बाप ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा, और मेरे खानदान में भी यह बात किसी को पता नहीं थी। एक लड़का जिसको मैंने अपना आशिक बना रखा था, उसका नाम विनोद था। वह बहुत ज़्यादा जज्बाती था। उसको संभालना मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था। जब मैं उससे नाराज़ हो जाती थी तो वह फ़ोन पर खुद को हानि पहुंचाने की बातें करने लगता था और मैं बड़ी परेशान होती थी, कहीं कुछ कर न ले। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझ पर खर्चा भी यही करता था। वह कहते हैं न, संग की आशिक। ये बिल्कुल ऐसा ही था। वैसे मैं कभी कभी अपनी हरकतों पर हंसती भी बहुत थी कि मैंने कैसे इन सबको बेवकूफ़ बना रखा है। और अब आगे क्या होगा, जब इनको किसी दिन पता चलेगा कि मैं तो इन सबको धोखा दे रही थी, तो तब ये क्या करेंगे। पर ये कौन से दूध के धुले हुए थे, इन्होंने भी न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया था। इन सब की भी कोई न कोई एक्स थी, तो फिर इनको भी तो सबक मिलना चाहिए था। मैं तो लड़कियों की तरफ से बदला ले रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी मस्ती में रहती थी और मैंने एक अमीर लड़के से दोस्ती कर ली थी। इसका नाम राज था। जैसा फिल्मी नाम था वैसा ही फिल्मी घर था इसका, और बंगले थे, बाप दादा की कमाई थी, और ये मेरी बातों में आ गया था। एक दिन मुझे कहने लगा कि मैं हर वक्त आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ, आप मेरे ख्यालों से निकलती ही नहीं हो। यही तो मोहब्बत की शुरुआत होती है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसके बारे में ही इंसान सोचता रहता है। मैंने कहा कि क्यों मेरे बारे में सोचेंगे आप, आखिर को मैं हूँ ही कौन। उसने कहा कि मेरे लिए आप बहुत खास हैं, और मैं शर्माने लगी। वह मुझे बहुत मासूम समझता था। मैंने उसे अपने घर के हालात के बारे में भी यही कहा था कि बच्चे हैं बहुत सारे, छोटी बहनें हैं, माँ बाबा की कमाई अच्छी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है, फिर भी दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं आखिरी दफ़ा पिज्ज़ा और बर्गर कब खाया था। नए कपड़े का पहने थे, कुछ भी याद नहीं है। वह हैरान होता था। वह कहता था कि मुझे नहीं पता था कि लोग इतने मुश्किल से रहते हैं, मेरे पास तो हर वक्त पैसे होते हैं। मैंने कहा कि अब तो एक ही उम्मीद है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, क्योंकि मेरे घर वाले जिससे मेरी शादी करवा रहे हैं वह उम्र में मुझसे भी बड़ा है। उसने मेरी तस्वीर देखी थी। उसने कहा कि यह तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि कोई बचाने वाला भी तो नहीं है, आजकल कहाँ कोई किसी की मदद करता है। अब वह मर्द आने बंद हो गए हैं जो औरत की इज्जत और ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब तो औरत बाज़ारों में बिक रही होती है और मर्द खरीदने के लिए खड़े होते हैं। पता नहीं मेरी मदद करने के लिए भी कोई आएगा या नहीं आएगा। मैंने उसे पूरी तरह से अपनी बातों में लगा लिया, और उसने कहा कि अगर मैं आपके घर अपना रिश्ता भेजूं तो क्या आपके माँ बाप मान जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, यह क्या कह रहे हैं आप, और क्या आपके माँ बाप मान जाएंगे। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो फ़ौरन मान जाएंगे, 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मान जाएंगे। वैसे भी उनको तो बस एक सुंदर सी बहू चाहिए, और आपसे ज़्यादा सुंदर कौन हो सकता है। मुझे पता भी नहीं था राज इतनी आसानी से मेरी बातों में आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि यह बड़ी अय्यासी है तो शायद इसको पटाना मुश्किल होगा।
लेकिन मैंने उसको पटा लिया था और वह मान गया था। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा तो मेरे घर वाले भी हैरान हो गए। पता नहीं उसने अपने माता पिता को क्या कहकर भेजा था कि वह कहते थे कि बस हमने ना लड़की देखनी है, ना हमें आप लोगों से कोई ज़्यादा भेदभाव करना है, बस आप हमें शादी की तारीख दे दें, सारा खर्च भी हम लोग करेंगे, आप बस हमें नैना दे दें। हम तो नैना को लेने के लिए आए हैं, उसी को हमने हमारे घर की बहू बनाना है, क्योंकि वह हमारे बेटे की खुशी है। उन्होंने कहा कि राज बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। उसको एक बीमारी थी जो अब उसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। अब वह अगर कहे कि मुझे घर की बाई से शादी करनी है तो हम उसको मना नहीं कर सकते। तो फिर नैना तो इतनी खूबसूरत कन्या है, तो हम क्यों मना करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपकी किस्मत में लिखा हो, तो ऐसे जल्दी जल्दी होता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। पता ही नहीं चला कि हमारा रिश्ता पक्का हो गया और शादी का दिन भी करीब आने वाला था। लेकिन अब मैंने उन सब से भी तो जान छुड़वानी थी जो मेरे पीछे लगे हुए थे। 2 लोगों को तो मैंने सीधा ही ब्लॉक कर दिया। एक को कह दिया कि मेरी शादी है और दूसरे को कह दिया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है, मैं मरने वाली हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाकर मैंने 2 को रफ़ा दफ़ा करवाया। लेकिन अभी 3 बाकी थे और सबसे ज़्यादा मुश्किल वह विनोद था। उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। वह कहीं मेरे घर तक न पहुँच जाता। मैं अपने घर का पता किसी को देती नहीं थी। विनोदे बाल की खाल निकालने वालों में से था, कुछ भी कर सकता था, इसलिए मुझे बच के रहना पड़ता था। मैंने उन लोगों को यह भी झूठ बोल रखा था कि ये जो खिड़की वाला घर है ये मेरा नहीं है, मेरी एक सहेली का है। मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं, बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं, बस तुम वहाँ पर सामान रखो और मैं वहाँ से उठा लूँगी। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाकर मैंने यह सब कुछ किया था। दूसरी तरफ राज आज कल मुझसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, क्योंकि अब मैं उसकी होने वाली पत्नी थी। मुझे यह भी डर लग रहा था कि कहीं जो बात मुझे विनोद से करनी है वह मैं राज से न कर बैठूं, और जो बात मैं राज से कर रही हूँ वह विनोद के सामने मेरे मुंह से ना निकल जाए, क्योंकि बाकियों को मैंने किसी तरह एक तरफ कर दिया। लेकिन विनोद अभी भी मेरी जान पर बैठा था। उससे जान छुड़वाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। एक दिन उसने कह दिया कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम छुपा रही हो। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे माता पिता नहीं मान रहे हैं और मेरे बाबूजी को हाई बीपी का मसला है। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब हमारी राहें अलग होने लगी हैं। तुम अपना ख्याल रखना। मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया और हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अपनी जान बचा ली। अब बस राज ही था मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपनी शादी की तैयारी करने लगी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि राज के साथ मेरी शादी हो रही थी। बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया था। यह इस शहर की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। लोग मुझे देखकर आहें भर रहे थे। मेरी किस्मत पर वह कर रहे थे कि क्या किस्मत पाई है। मायके और उन लोगों ने यह भी कहा था कि अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, हम आपको इस छोटे से घर में रहने नहीं देंगे, आपके लिए बड़े से घर का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि वह हमारे बेटे का ससुराल होगा, उसने भी वहाँ पर आना होगा। ये लोग तो अपने बेटे की एक आवाज़ पर कुछ भी करने को तैयार थे, और मैं इनके बेटे की खुशी बन गई थी। वह उनका लड़ला बेटा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक बेटा था, बल्कि इसलिए भी कि बहुत बीमार रह चुका था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी जगह हाथ मार ली थी। अपनी चालाकी पर डांस करने का दिल कर रहा था। बहुत ज़्यादा खुश थी जब सामने मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी खुशी क्या, मेरी सांस क्या, मेरे चेहरे पर से सारी मुस्कान एक तरफ को गिर गई। मैंने देखा कि विनोद यहाँ पर आया हुआ था और उसकी नज़र मुझ पर थी। वह सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मैं डर गई कि यहाँ तक कैसे पहुँच गया होगा। मैंने उसे यही कहा था कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर ना आना चाहिए। मैं जानती थी कि वह यहाँ इसलिए नहीं आया था कि दूर खड़ा होकर देखता रहेगा कि जिससे मैंने मोहब्बत की वह किसी और की पत्नी बन रही है। वह तो यहाँ पर तमाशा भी कर सकता था, पर मैं ये बात किसको बताती। मेरा तो कोई हमराज भी नहीं था। मेरे माता पिता तो यही समझते थे कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वह सामने आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर के बाद वह सब लड़के भी वहाँ पर आ गए जिनके साथ मैंने संबंध बनाए हुए थे। मेरी हालत क्या थी सिर्फ मैं ही जानती थी। वह लोग सीधा स्टेज की तरफ आए और एक लाइन बनाकर खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। जब राज ने देखा कि कुछ अनहोना हो रहा है तो उसने कहा कि आप लोग कौन हैं
और मेरी तरफ देखा कि क्या यह तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो विनोद ने कहा कि हाँ, हम इसके रिश्तेदार हैं। हमारे इसके साथ रिश्ता इतना गहरा है जितना तुम्हारा भी नहीं बन सकता। राज को इस बात पर गुस्सा आया, लेकिन वह अभी भी थोड़ा बीमार था। इतना भी नहीं था कि उनके साथ लड़ता। उन लोगों ने वहाँ पर बहुत बातें करनी शुरू कर दी और विनोद ने बता दिया कि इसने हमारे साथ मोहब्बत के दावे किए थे और अब ये शादी किसी और के साथ कर रही है। इसने हम सबको फंसा रखा था, उसके पास सबूत भी थे। मैं रोने लगी, क्योंकि अब मुझे पता था कि जो भी होने वाला था वह अच्छा नहीं होने वाला था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे बाबूजी देखने लगे तो स्टेज पर कुछ हो रहा था। विनोद ने सबको जमा कर लिया और कहा कि आप इतने बड़े आदमी होकर अपने इतने लाडले बेटे की शादी ऐसी लड़की से कर रहे हैं जिसने न जाने कितने लड़कों को एक साथ अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। हम लोगों से न जाने कितनी चीज़ें लेती थीं। मेरे बाबूजी सामने आ गए और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी पर लंचन मत लगाओ। हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम्हें लगता है कि किसी और की शादी में जाना था और यहाँ आ गए हो। लेकिन जब विनोद ने मेरे मैसेज और तस्वीरें दिखा दी तो सब लोग हैरान रह गए और बोलने के लिए किसी के पास भी कुछ भी नहीं था। वे लोग ठीक कह रहे थे। वह बाकी की कहानी सुनाने लगे। राज ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि यह सब कुछ झूठ है। उसने कहा कि सब कुछ देखने के बाद नहीं, तुम कहती हो कि झूठ है। उसने जब सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा तो हैरान रह गया। मेरे बाबा आ गए, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब सारा समाज हमारा तमाशा देख रहा था, क्योंकि गलती मेरी थी। मेरी माँ ने कहा कि तूने तो कहा था कि तेरी दोस्त है, तूने सब कुछ झूठ बोला था ना तूने। जब मैं कुछ न बोली और सिर्फ रोने लगी तो उनको भी समझ आ गया कि वह सब कुछ झूठ ही था। उन लोगों ने वहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दी। मेरी शादी तो टूट चुकी थी। राज ने कहा कि शुक्र है मैंने तुम्हारे साथ फेरे नहीं लिए थे। मामला यहीं पे ख़त्म हुआ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। बस तुम याद रखना, तुमने राज मल्होत्रा से पंगा लिया है, कभी भी खुश नहीं रहोगी। दिल तो करता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर तुम्हारी तरह होता तो तुमसे जीने का अधिकार भी छीन लेता। मैं रोती रह गई, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मैं जब आगे बढ़ती तो वह मुझे देखने की कोशिश करते थे। सब लोग बातें कर रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि इस लड़की ने तो मेरी इज्जत को जड़ से ही ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज इसको यहीं से रुखसत करूंगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं अपने साथ घर लेकर नहीं जाऊंगा। इसकी शादी जिससे भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी मंडप में इसकी शादी होगी। मैं इसका दुल्हा लेकर आता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? पहले उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, बताएं तो सही। मेरे बाबा ने कहा, जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। तुम इसको मंडप में बिठाओ और इसके सर पर घूंघट गिराओ और बस बाकी मुझ पर छोड़ दो। मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती मंडप में बैठा दिया और घूंघट आगे कर दिया। सब लोग बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा ने किसी को मेरे साथ बिठा दिया, लेकिन मुझे उसको देखने की हिम्मत नहीं थी और पंडित जी को कहा कि फेरे शुरू करें और मंत्र पढ़े और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें। पंडित ने जल्दी जल्दी हमारी शादी करवा दी। फेरे हो गए और मेरे बाबा ने उस लड़के को कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ। मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उसका नाम शायद सन्नी था। उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ये सब कुछ अचानक हुआ था, लेकिन वह बहुत खुश थी। उसने कहा कि छोड़े भाई साहब, जो होना था हो गया। जो किस्मत में होता है वही होता है। आपकी बेटी की शादी हमारे बेटे से, और फिर आपने भी तो हमारे साथ अच्छा किया हुआ है। मुझे बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इन लोगों का मेरे बाबूजी ने कोई काम करवाया था, इसलिए उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया और अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी थी। मेरे बाबूजी ने कहा कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसको कहो यहाँ से ऐसे ही चली जाए। जाहिर है मैंने यह पाप किया था। वह बहुत बड़ी बात थी, और बात यह भी थी कि मेरे माता पिता कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसा करूँगी, और मैंने यह सब कुछ किया था। फिर मैं उन लोगों के साथ चली गई। लड़के की माँ मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बोल रही थी और कह रही थी कि तुम डरना नहीं तो हमारी बहू हो। हम तुम्हें अपनी आंखों पर उठाकर रखा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मुझे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले गए। रास्ते भर रोती रही। मेरे चेहरे पर अभी भी घूंघट था।
मुझे कोई भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। मुझे समझ आ गई, ठीक है, मैंने जो किया था वह बहुत गलत था। मैंने एक साथ 5 लड़कों के दिल तोड़े थे। उन लोगों ने मेरे बाबूजी के सामने स्टेज पर खड़े होकर ऐसी ऐसी बातें की थीं कि मैं वह बातें अपनी ज़बान पर ला भी नहीं सकती थी। वह कहते थे कि हमें तो बड़ी बातें करती थीं, मीठी मीठी बातें करती थीं। सारी रात हमारे साथ इसमें न जाने कैसी कैसी अश्लील बातें की, और अब यह शादी किसी और से कर रही है। अरे किसी का एक अफेयर होता है, 2 होते हैं, पर इसमें तो एक साथ 5 लड़कों को रखा हुआ था। वह बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैं तो उनको सारी जिंदगी भी भूलने वाली नहीं थी, तो फिर अब भी कैसे भूल सकती थी। पर यह मेरी सास मुझे इस दुनिया की सबसे ज़्यादा चिपको औरत लग रही थी, जो अभी से ही कह रही थी कि यह तो मेरी बहू है, यह तो मेरी बहू है। मैं हैरान थी कि जब इस तरह अचानक आपकी किसी के साथ शादी करवा दी जाती है तो आप उसको ऐसे अपनी सर आंखों पर उठा सकते हैं, लेकिन यह तो मेरी पीछे पड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि ये पीछे खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी कि इस लड़की की शादी टूट जाए और मेरे बेटे से इसकी शादी हो जाए। वह कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी थी। सिर्फ इस लड़के की माँ ही इतनी ज़्यादा खुश नहीं हो रही थी, बल्कि जब मैं घर में गई तो शायद उसने पहले से ही फ़ोन कर दिया था। मेरे लिए तो गृह प्रवेश की तैयारी हो चुकी थी और इसकी एक बहन आरती की थाली भी लेकर खड़ी थी। मेरा इस तरह से स्वागत कर रहे थे कि जैसे मेरे लिए इन्होंने बहुत तपस्या की है और आज मैं इनको मिल गई हूँ। सब कह रहे थे, सनी भाई की दुल्हन, सनी भाई की दुल्हन। अरे वाह, ये कैसे हो गया? क्या हो गया? आप लोग तो शादी में गए थे और दुल्हन ही ले आए। उन्होंने तो घर में खाना भी बनाना शुरू कर दिया था और आसपास शायद इनके बहुत सारे रिश्तेदार रहते थे, वह भी घर में ही आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक शादीशुदा घर से निकलकर दूसरे शादीशुदा घर में आ गई हूँ। पर मेरी सासू जी ने कहा कि अभी दुल्हन को कोई नहीं देखेगा, अभी ये सीधा अपने कमरे में जाएगी। ये बहुत थकी हुई है, आराम करेगी। चल हम लोग पूरी तैयारी करेंगे इसके लिए, फिर से अच्छे से कपड़े बनाएंगे, सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे और उसके बाद अच्छा सा रिसेप्शन करेंगे। मुझे घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लोग गरीब नहीं थे, हमारे जैसे ही थे, बल्कि शायद हमसे ज़्यादा अच्छे हालात में थे। मुझे मेरे पति की बहनें अपने कमरे में ही बिठाकर चली गईं और शायद उनको मेरी सासू ने कहा इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, क्योंकि वह तो जानती थी कि कितना बड़ा तमाशा बना था। अभी तक उसे तमाशा का किसी ने जिक्र नहीं किया था। मैं तो इस तरह का स्वागत सोच ही नहीं रही थी। मुझे तो लगा था कि सब कहेंगे कि हाँ, ले आए हैं एक बड़छलन लड़की को। 5-5 लड़कों को फंसा रखा था और झूठ बोलकर किसी और से शादी कर रही थी, जब बाकी के 5 भी वहाँ पर आ गए थे। और अब ये इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। लेकिन मेरी तो यहाँ पर बहुत इज्जत हो रही थी। वह लोग मुझे अकेला छोड़ कर गए तो मैंने घूंघट ऊपर किया और जब आसपास देखा तो हैरान रह गई। ऐसे लगता था कि यह कमरा किसी आदमी का नहीं, बल्कि किसी औरत का कमरा है। शायद मुझे जल्दी जल्दी में मेरे पति की बहनें अपने कमरे में ही बिठाकर चली गई थीं। लेकिन मैं जब उठी और मैंने बाथरूम में जाकर अलमारी खोली तो उसके अंदर तो मेरे पति के ही कपड़े पड़े हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मैंने बातों बातों में सुना था कि वह 7 बहनों का एक ही भाई था, यानी कि मेरी 7 नंदें थीं। ये बात भी बड़ी खतरनाक थी, लेकिन फिलहाल मैं इस सब के बारे में नहीं सोच रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद घर वाले अच्छे हैं, लेकिन मेरा पति कभी भी मुझसे इज्जत से पेश नहीं आएगा और कोई अच्छी बात नहीं करेगा, क्योंकि जितना तमाशा बना था, अब आगे पता नहीं क्या होने वाला था। और पता नहीं मेरे बाबूजी की तबीयत कैसी थी। कहीं वह अस्पताल तो नहीं पहुंच गए थे। वहां पर और भी तो इतने रिश्तेदार आए होंगे, उन्होंने भी तो बातें की होंगी, पता नहीं कितना जलील किया होगा। मैंने देखा तो मेरे साथ मेरे घर वालों ने कुछ सामान भी साथ भेज दिया था। जो मेरा ही सामान था उसमें मेरा फ़ोन भी था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपनी छोटी बहन को कॉल करने लगी। पहले तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। जब मैंने फिर से फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया, पर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। उसने कहा कि दीदी माफ़ कर दो, हमें पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। इतना बड़ा तमाशा बनाया, अभी भी तुम बेशर्म की तरह फ़ोन कर रही हो। मैंने कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि बाबूजी ठीक हैं या नहीं। तो उसने कहा कि अगर इतनी फ़िक्र होती तो सब कुछ नहीं करती। आज मेरी छोटी बहन भी मुझे इतनी बातें सुना रही थी, और सुनाती भी क्यों ना, क्योंकि मेरी ही तो गलती थी। मैंने कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि वह ठीक है या नहीं। तो उसने कहा कि अभी जिंदा है, बस इतना जान लो, और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा से फ़ोन किया,
लेकिन अब उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। शायद अब वहाँ पर मेरी बात करना भी बहुत बड़ा गुनाह बन गया था। मैं थोड़ी देर फिर से रोती रही जब मुझे मेरी एक ननंद ने आकर कहा कि आप भाभी तैयार हो जाएं, भाई कमरे में आ रहा है। मैंने कहा कि ठीक है और मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने कहा कि फिर से घूंघट कर ले। भाई को ना शादी करने का बहुत शौकन था और आज उनकी शादी का पहला दिन है। इधर मेरी दुनिया बर्बाद हो गई थी और इनके भाई के शौक पूरे करवाए जा रहे थे। लेकिन मैं क्या बोलती? मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। किस तरह से मुझे लेकर आए थे, अभी भी मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे। मैं चुप ही रहती तो अच्छा था। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने घूंघट कर लिया। थोड़ी देर के बाद मेरा पति सनी कमरे में आया और आगे मेरे सामने बैठकर जब उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने नज़र उठाकर नहीं देखी थी। ऐसे माहौल में मुझे यह सब कुछ नोट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके हाथ मुझे किसी औरत के जैसे लग रहे थे। पर अब मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा। उसने जब मेरी तरफ देखा था, मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसे देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कि तुम सनी हो, तो उसने कहा कि हाँ, मैं सनी हूँ, तुम्हारा पति। और जब वह बोला तो उसकी आवाज़ और उसके बोलने का तरीका और जैसे वह हाथ हिला रहा था, मेरी जगह कोई बेवकूफ़ पागल भी होता तो वो समझ जाता कि यह सनी मर्द नहीं बल्कि किन्नर नुमा मर्द था। मैंने कहा कि तुम सनी हो, तो उसने कहा कि हाँ, मैं सनी हूँ, तुम्हारा पति, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। मैंने उसे धक्का दिया और कहा कि जाकर अपनी शक्ल देखो। मैं वहाँ से भागकर बाहर चली गई तो बाहर ही मेरी सासू माँ खड़ी थी। शायद उसे पता था कि मैं कमरे से निकल जाऊंगी। सांस पर नज़र पड़ते ही मैंने उनसे कहा, आपने झूठ बोला है, धोखा दिया है, फरेब किया है हमारे साथ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस बात पर हंसने लगी और उसने कहा कि तुमने भी झूठ बोला था, धोखा दिया था, तुमने भी यही सब कुछ किया था। फिर तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा? हाँ, मेरा बेटा ऐसा ही है और उसे कोई भी रिश्ता नहीं देता था, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता मिल रहा था तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी तुम्हें कबूल कर लिया। अभी भी कुछ नहीं होगा तो इस घर में बहुत खुशी से रहोगी और इस घर की बड़ी बहू कहलाओगी, लेकिन यही है तुम्हारा पति। मैंने कहा कि मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे इसके साथ, मुझे तलाक चाहिए। मेरी सासू माँ मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारी और कहा कि इस बारे में सोचना भी नहीं, तेरे माँ बाप तो तुझे वैसे भी कबूल नहीं करेंगे। अगर इस तरह की हरकतें करेगी तो यहाँ भी तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। चुपचाप अंदर चली जा। उसने मुझे कमरे में धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आज इस बात को 3 महीने हो गए। मैं यहाँ वक़्त कैसे गुजार रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया था, दिल तोड़ा था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे माता पिता तो मुझे कबूलने को तैयार नहीं हैं और इस घर में मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जितना मैंने किया मुझे उससे ज़्यादा ही सज़ा मिल रही है? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बताओगे मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप कहते हैं कि अपना मुंह लेकर हमारे घर भी आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी वजह से छोटी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने राज को भी फ़ोन करने की कोशिश की कि मेरी मदद करें, लेकिन वह तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। क्या मेरे साथ इतना बुरा होना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।